जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में संपूर्ण वर्णन करूंगा कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे पहुंचना है। मैंने अभी केदारनाथ यात्रा कुछ दिन पहले करी तो मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, महादेव मुझे कैसे दर्शन दिए, यहाँ आने की क्या व्यवस्था है, लाइन की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की कैसे मैंने यहाँ पे बंदोबस्त करी, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों का जो कि केदारनाथ यात्रा से हर छोटी बड़ी बातें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, सभी बातों को विस्तार पूर्वक मैं आपको वर्णन करूंगा। हर हर महादेव। दोस्तों यात्रा शुरू होती है मेरी हरिद्वार से। दोस्तों मैंने ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार पहुंचा और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मुझे वहां से सामने बस मिली। दोस्तों आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ सकते हैं या नहीं तो चाहे हरिद्वार के ठीक सामने बना हुआ है बस स्टैंड, तो आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इत्यादि शहरों से आप बस के माध्यम से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और हरिद्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है बाई रोड जर्नी, जो कि आपको जाना है सोनप्रयाग। अब दोस्तों इस सोनप्रयाग जाने के लिए आपको लगभग 8 घंटे से 9 घंटे लगेंगे। डिपेंड करता है कि आपको कहीं जैम मिलता है या नहीं मिलता है, अदरवाइज आप 8 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। 220 किलोमीटर की ये जर्नी होती है हरिद्वार टू सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग हमको जाते जाते शाम हो जाएगी। मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी सुबह 9 बजे। दोस्तों मेरे होटल से यहाँ बुक हो रखे थे ऊखीमठ में, लेकिन अगर आपको होटल मिल जाते हैं गुप्तकाशी में या फिर अगर आपको होटल मिल जाते हैं सोनप्रयाग पे तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सोनप्रयाग से आप जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। लेकिन मेरी जो होटल बुक थी वो ऊखीमठ में थी, जो कि सोनप्रयाग से 40 से 42 किलोमीटर पहले पड़ता है। दोस्तों सोनप्रयाग तक आप डायरेक्टली गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, या अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो आप वहाँ पे पार्किंग में रख सकते हैं। सोनप्रयाग में भी पार्किंग है और आपकी सीतापुर में भी पार्किंग है, दोनों ही जगह पे आपके पार्किंग बने हुए हैं, तो आप वहाँ गाड़ी रख दीजिए और आप अपना होटल स्टे ले लीजिए। पहला दिन आप उस रात विश्राम कीजिए। दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जितने भी वैली हैं इन पूरे पर्वतों पर ही आपका यहाँ पे होटल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे होटल्स की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। एकदम हाई रेट पे आपको 1-2 होटल्स मिल जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है। तो 1-2 होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन या तो वो सिटी से बहुत ज़्यादा आउटर में होंगे, या फिर ये कहना चाहिए कि ऊखीमठ या फिर गुप्तकाशी में आपको मिलेंगे भी तो बहुत हाई रेट पर मिलेंगे। तो अगर आप केदारनाथ दर्शन करने आ रहे हैं तो एकदम नॉमिनल होटल कीजिए, क्योंकि रहना नहीं है हमको, तो मेन महादेव के दर्शन करना है। तो अब होटल्स का भी आप एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी होटल्स मिलेंगे आपको सब नॉर्मल कैटेगरी होटल मिलेंगे, लगभग 2 स्टार या फिर स्टैंडर्ड कैटेगरी का होटल मिलेगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों इस रात हमने सिर्फ विश्राम किया और डे नंबर 1 मेरा कंप्लीट होता है, और अगली सुबह मैं कुछ इस प्रकार से अपनी यात्रा शुरू किया। हर हर महादेव। दोस्तों अभी आज सुबह मैं उठकर होटल से चेकआउट कर रहे हैं हम लोग। अभी ये बजे हैं सुबह 5 बज रहे हैं और हम फ्रेश होकर अब हम निकल रहे हैं महादेव के लिए। यानी कि अभी हम लोग जो यहाँ स्टे किए थे वो ऊखीमठ में स्टे किए थे हम, तो अब ऊखीमठ से हम लोग जाएंगे सीतापुर, और सीतापुर होते हुए हम सोनप्रयाग पहुँचेंगे। और सोनप्रयाग से फिर हमको वहाँ पे जो हमारी यात्रा पर्ची हमने निकलवाई थी ऑनलाइन, तो उस पर्ची को हमको वेरीफाई करवाना है आधार कार्ड दिखाकर, और फिर सोनप्रयाग से हम बुलेरो लेंगे और बुलेरो से लेके हम निकलेंगे अपने केदारनाथ के ट्रैकिंग के लिए गौरीकुंड से। तो हम सोनप्रयाग से पहले गौरीकुंड जाएंगे बुलेरो के माध्यम से, और फिर गौरीकुंड से गौरी माता के दर्शन करेंगे, वहाँ पे मंदिर है, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले जाएंगे अपनी केदारनाथ ट्रैकिंग करने के लिए। तो चलिए अभी मैं वहाँ पहुँच कर ही दिखाता हूँ कि वहाँ कैसी लाइन है, और आपको वहाँ पे कैसे बुलेरो की भी कितनी लाइन है, कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा। हर हर महादेव। दोस्तों सोनप्रयाग मैंने पहुँच गया, और आपके जो बड़े बैग्स है वो आप सोनप्रयाग के लॉकर रूम में रख सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लॉक रूम भी मिलेगा, यानी तो आप चाहे तो किसी भी शॉप में भी आप अपने सामान रख सकते हैं। सामान रखने का दोस्तों जो चार्ज होता है वो 50 रुपए पर बैग होता है, और आप अपनी यात्रा प्रस्थान कर दीजिए गौरीकुंड के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सोनप्रयाग में, और यहाँ से आपकी अभी देख सकते हैं गौरीकुंड के यहाँ पे हमको बुलेरो या सुमो के लिए लाइन लगती है। तो देखते हैं अभी लाइन में कितना समय लगता है और क्या चार्जेस है, आगे हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों सोनप्रयाग में बुलेरो के लिए जो लाइन लगी हुई थी वो लगभग 1 किलोमीटर की लगी हुई थी, और ये लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे 1 घंटे प्रतीक्षा करना पड़ा बुलेरो के लिए, और फिर वहां से मेरी यात्रा सुमो के द्वारा स्टार्ट होती है गौरीकुंड के लिए। दोस्तों सुमो में बैठते साथ ही आपकी जो यात्रा होती है वो लगभग 10 मिनट की होती है, क्योंकि 5 किलोमीटर की ये यात्रा होती है, लेकिन आपको लाइन मशक्कत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। एक चीज़ आपको और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में आगे पीछे हो जाते हैं लाइन में, तो आप बिल्कुल धैर्य रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बुलेरो मिल के अल्टीमेटली आपको जाना एक ही गंतव्य पे है, वो है आपका गौरीकुंड। तो अब गौरीकुंड में सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अगर आगे पीछे होते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंचे, और गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी केदारनाथ के लिए, जो कि 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 18 से 19 किलोमीटर की है।
दोस्तों अभी हम लोग हैं गौरीकुंड पर, और आप गौरीकुंड पर ब्रेकफास्ट करके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से आपको यहाँ पे भोजनालय ढाबा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये गौरी शंकर रेस्टोरेंट करके है, तो यहाँ पे आप अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे भोजन ब्रेकफास्ट में आपको आलू का पराठा मिलेगा, मैगी मिलेगी और यही सब बेसिक चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। कॉस्ट आपको बात करूँ तो पराठे का भी रेट 50 रुपये एक पीस का है, और मैगी का भी रेट 50 रुपये एक प्लेट का है। तो उस हिसाब से आप यहाँ भोजन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे अपनी ट्रैकिंग करने के लिए। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि आपको घोड़े खच्चर के रेट क्या मिलते हैं, और आपको पालकी की भी क्या रेट मिलती है, डोली की क्या रेट मिलती है, सभी चीज़ों की कॉस्ट आपको मुझे बताएंगे। दोस्तों अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आप वहाँ पर घोड़े, डोली या फिर पालकी भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं घोड़े खच्चर की बात करूँ तो घोड़े खच्चर का जो रेट होता है वो आपका 2300 रुपये होता है, जो कि गवर्नमेंट का एक निर्धारित फिक्स्ड रेट है। तो आप घोड़ी लेकर जा सकते हैं, खच्चर के द्वारा जा सकते हैं, जो कि 2300 रुपये लेगा और आपको केदारनाथ टेम्पल से 2 किलोमीटर पहले रुद्रा पॉइंट पड़ेगा, वहाँ तक आपको ड्रॉप कर देगा। वही अगर मैं बात करूँ डोली की, तो डोली भी आपकी दोस्तों 7000 8000 लेती है, डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है। तो पालकी वाले का भी रेट जो होता है दोस्तों वो आपका 8000 9000 10000 ये आपका चार्ज होता है। हर हर महादेव दोस्तों, हमने अभी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग पहले जो पुराना मार्ग था उस पर था, नए मार्ग के मुताबिक अभी 18-19 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग अपनी पद यात्रा शुरू कर दिए और देखते हैं कि हमको कितना समय लगता है। अभी समय हो रहे हैं लगभग 10 बजे। 10 बजे हमने यात्रा शुरू करी, मतलब पद यात्रा, और उम्मीद करते हैं कि शाम 6 तक हम लोग कैसे भी करके पहुँच जाएँ। इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है, आप देखिए कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, और ऐसे पर्वतों के बीच से ये मार्ग बना हुआ है। तो चलिए अभी हम चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि हमको जगह जगह पे, अभी हम जंगल चट्टी पहुँचने वाले हैं, उसके बाद फिर वहाँ से हम आगे आपको और दिखाते हैं। हर हर महादेव। तो पैदल यात्रा के दरमियान आप लठ जरूर ले लीजिएगा। 30 रुपए की आपको लाठी मिलेगी, लगभग कहीं 30 कहीं 40। तो आप ये लेकर आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। दोस्तों हम कुछ पैदल यात्रा शुरू करने के बाद हमारा केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 10.5 किलोमीटर अभी और भी बची हुई है। आपको वहाँ पे आगे भीमबली आएगा, और भीमबली दोस्तों वो स्थान है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हैवी चढ़ाई देखने को मिलेगी। भीमबली दोस्तों आपको एक पुल पार करना है, और पुल के बाद आपकी जो बची हुई यात्रा रहेगी वो यात्रा आपकी इतनी दुर्लभ रहेगी कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और आप 100-200 मीटर से ज़्यादा एक बार में एक सांस में नहीं चल पाएंगे। चलिए आइए आगे का सीन मैं आपको और भी दिखाता हूँ। दोस्तों आगे आप जैसे ही चलेंगे तो आपको भीमबली से थोड़ा सा पहले आपको एक GMVN का वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो GMVN के वहाँ पे आप ठहर के अपना भोजन भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप कुछ वहाँ पे नाश्ते के रूप में भी कर सकते हैं। दोस्तों जगह जगह पे आपको वहाँ पे नींबू पानी, चाय की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, हर प्रकार की आपको व्यवस्था मिलेगी। इवन आपको वहाँ पे RO का गर्म पानी भी आपको मिलेगा। तो अगर आप गर्म पानी भी पीना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों की आपको वहाँ पे बंदोबस्त देखने को मिल जाएगी, जो कि GMVN द्वारा है। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेशियर भी मिलेगी, जो कि ये सफ़ेद की जगह थोड़ी सी काली भी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों खच्चर का आवागमन बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये स्नो की जो क्लियरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ये स्नो का भी आनंद ले सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल मई मंथ में हैं, तो देखते हैं कि अभी ये स्नो कब तक रहती है। हो सकता है कि मई महीने तक तो पूरा रहे, एंडिंग अक्टूबर सितंबर आने तक तब तो बहुत ज़्यादा स्नो रहती नहीं है, मेल्ट हो जाती है ऑलमोस्ट। और देख सकते हैं कि ऊपर पर्वत से पूरे ग्लेशियर्स जो हैं ये पूरे इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको जगह जगह पर ये सब नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों जैसे जैसे आप अपनी चढ़ाई आगे करते जाएंगे वैसे ही आपको वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। जैसे बर्फ की ग्लेशियर हो गई, आपके पर्वतीय रास्ते हो गए, साथ ही साथ आपकी वहाँ की ब्यूटी, वहाँ के पर्वत, महादेव का जो ट्रैकिंग यात्रा है बहुत ही शानदार, अनोखा और बेहद शानदार हो जाता है। तो आप हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप महादेव की तरफ प्रस्थान करते चलिए। और हमको लगभग ये यात्रा करने में 9 से 10 घंटे लग गए। अगर आप आराम से भी यात्रा करेंगे तो आप मान के चलिए कि 10 घंटा तो आपको लगने ही है। अदरवाइज अगर आप और आराम से यात्रा करेंगे तो 11 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों एक चीज से आप जरूर सावधान रहिएगा, घोड़े खच्चर का आवागमन बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इंसानों से ज्यादा तो घोड़े खच्चर का आवागमन है। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं रेलिंग नहीं है, एक साइड खाई है, दूसरी साइड आपके घोड़े खच्चर है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप चलिएगा, क्योंकि हम सभी को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आप हिसाब से चलिएगा और अपने आप का भी ख्याल रखिएगा। सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों भक्तों को मन में ये आता है कि केदारनाथ में ऊपर स्टे की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप अपनी यात्रा करते जाएंगे तो आपको एक बेस कैंप मिलेगा, और इस बेस कैंप पे आपको दोस्तों हाउस हट मिलेंगे और साथ ही साथ आपको टेंट की भी व्यवस्था मिलेगी।
हाउस हेड की बुकिंग और टेंट की बुकिंग आपकी GMVN की ऑनलाइन वेबसाइट है एक, उस वेबसाइट में जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हाउस हेड अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको टेंट मिल जाएगा, 400 रुपये पर बेड पर नाइट मिलता है। और इस टेंट में आपके लगभग 10 लोग रहेंगे, जो कि एक डॉर्मेट्री सर्विसेज कह सकते हैं। यहाँ पे आपको गद्दे रजाई दोनों ही दिए जाएंगे, तो आप इस टेंट में अपना स्टे बनाकर अपनी रात गुजार सकते हैं अगर आपकी बुकिंग नहीं हो पाई है अगर होटल्स में। तो वही अगर बात की जाए प्राइवेट होटल्स की, तो प्राइवेट होटल्स भी बहुत लिमिटेड है, जिसकी जानकारी अभी आगे मैं आपको वीडियो पर दूंगा और दिखाऊंगा भी। हर हर महादेव दोस्तों, अभी यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के पास 1.5 किलोमीटर पहले आपको एक बेस कैंप पड़ता है। सामने वहाँ देख सकते हैं, आपको एक बेस कैंप नज़र आ रहा होगा। उस बेस कैंप का जो कॉस्ट होता है वो आपका GMVN की तरफ से भी होता है और आपका कुछ प्राइवेट्स भी होते हैं। तो अगर आप GMVN के रुकना चाहते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप GMVN के वेबसाइट में बुकिंग कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट टेंट की बात की जाए तो प्राइवेट टेंट का भी टैरिफ बहुत ज़्यादा है। अगर 6 लोग रुक रहे हैं तो उसका टैरिफ आपका 8,000 रुपये पर नाइट का होता है, ओनली लॉजिंग। तो यहाँ पे टेंट भी बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि इस साल रश बहुत ज़्यादा है 2022 में। तो दोस्तों यहाँ पे केदारनाथ मंदिर कैंपस के सामने यहाँ पे मैं हूँ, और आप जो भी बुकिंग करवाना चाहते हैं पहले बुकिंग करा लीजिएगा क्योंकि होटल्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हर हर महादेव। दोस्तों मंदिर से ठीक आधा किलोमीटर पहले आपका एक पड़ता है हेलीपैड, और इसी हेलीपैड में आपकी जो गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा, ये सबसे जो उड़ान भरती है हेलीकॉप्टर, वो इसी हेलीपैड पे आगे उतरती है। और इस हेलीपैड में उतरने के बाद जो यहाँ यात्री उतरते हैं वो इस लाइन में लगकर महादेव के दर्शन करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जिसकी बुकिंग होती है दोस्तों, उनको दर्शन करने के लिए टाइम काफ़ी कम दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हेलीकॉप्टर आती है, यहाँ पे सवारी को उतारती है और उन सवारी को उठाकर वापस गुप्तकाशी लेके जाती है। कहने का मतलब यह है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहती है और यहाँ पे भक्तों को लाकर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे महादेव का मंदिर प्रांगण, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी मशक्कत के बाद हमको महादेव के मंदिर के दर्शन हुए और हम कतार में भी लगकर महादेव के दर्शन अवश्य करेंगे। लेकिन पहले हर हर महादेव का जोर से आप कमेंट सेक्शन में नारे लगा दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ी सी पर्वत रखी हुई है, और ये जो 2013 की आपदा आई थी, इस आपदा में ये शिला आकर, पहाड़ का एक चट्टान आकर मंदिर के पीछे आ टिका था, जिससे पानी के जो हिस्से थे वो 2 भाग में बढ़ गए थे, जिसमें मंदिर के अंदर पानी प्रवेश नहीं किया था और मंदिर को किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई थी। तो ये है महादेव की कृपा कि मंदिर के आसपास जितने भी होटल्स, धर्मशाले, लॉज, खाने पीने के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, सब ध्वस्त हो चुके थे, सब मलबे में तब्दील हो गए थे। लेकिन महादेव के मंदिर प्रांगण को कुछ भी नहीं हुआ, महादेव के मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब भोलेनाथ की कृपा थी। तो दोस्तों इस प्रांगण में आप आएंगे तो कहा जाता है कि स्वर्ग कहिए चाहे केदारनाथ, बात एक ही है। ये जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आपको इस चीज़ का अनुभव होगा कि स्वर्ग कहिए या फिर महादेव का मंदिर, दोनों की बात एक ही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मंदिर के आसपास रहे, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य देखे, महादेव के दर्शन किए और महादेव की भक्ति में लीन हो उठे। दोस्तों महादेव के दर्शन करने के लिए आप लाइन में लगिए। लाइन में हमको जो दर्शन करने के लिए लगे वो लगभग 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी किसी किसी को लग रहे थे और किसी को बहुत ज़्यादा भी लग रहे थे। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि रश कितना है, भीड़ कितनी है, उस हिसाब से महादेव के यहाँ पे दर्शन होंगे और आपको मंदिर के अंदर महादेव की ज्योतिर्लिंग दिखेगी। मैं भी अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल ले जाना वर्जित था। तो दोस्तों आप महादेव के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप अपनी मनोकामनाएं मांगिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अगर आप महादेव के प्रांगण में हैं और अगर प्राइवेट होटल से आपकी बुकिंग नहीं हुई है तो आप खाने पीने की क्या बंदोबस्त करेंगे। दोस्तों जहाँ पे हेलीपैड था, हेलीपैड के थोड़ा सा आगे आपको यहाँ पे एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। इस अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पे आप अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। 250 रुपये दोस्तों थाली होती है, उस थाली में आपको आराम से भरपेट खाना मिल जाएगा। तो आप वहाँ अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या नहीं तो चाहें वहाँ पे 2-4 होटल्स भी हैं जो कि प्राइवेट हैं, तो वहाँ होटल्स में भी जाके आप अपने खाने पीने की बंदोबस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप महादेव के दर्शन कीजिए और अपनी यात्रा पुनः वापस कर दीजिए गौरीकुंड के लिए या सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों ये था महादेव यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि इस यात्रा को करने के लिए मुझे कुल खर्चा कितने लग गए। तो दोस्तों अगर मैं 3 नाइट 4 डेज की बात करूं तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका जो ये महादेव के दर्शन करने के लिए जो खर्चे लगेंगे एक आदमी का, वो लगभग 9 से 10 हज़ार रुपए लगेगा और आप महादेव के दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों ये था केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई संशय है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अदरवाइज आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।